Hello, class. This is Jason with you, and today we are going to talk about our English lesson number 1, the shoemaker. So, before starting, I wish or I hope that each and every one of you are safe at your homes. Don't go out, don't roam around, stay safe, and stay at your home. So, class, today we are going to talk about our lesson number 1 in English. The name of the lesson is shoemaker. So, before going into the lesson, I want to read this paragraph so that you can get a brief idea कि स्टोरी से पहले एक्चुअली क्या था, कैसा एक एनवायरमेंट वहाँ पे था. Before the French Revolution, France was experiencing a serious economic failure. There was a dearth of food. The common man struggled because poor harvest and improper transportation system made food very expensive. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1848 में, जो कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है विद्रोह करना. फ्रांस के लोगों ने अपने राजा के ऊपर और तानाशाह के ऊपर विद्रोह किया था. इसका रीज़न क्या था विद्रोह करने का? क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा फेलियर में थी, यानी पैसों की कमी बहुत ज़्यादा आ गई थी. और जो फूड जो थे, जो खाने का जो फूड है, आहार में भी काफ़ी ज़्यादा कमियां आ गई थी. इस एक रीज़न की वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ. और क्या क्या रीज़न थे रेवोल्यूशन के, वो हम नीचे देखेंगे. द कॉमन मैन स्ट्रगल्ड बिकॉज पुअर हार्वेस्ट एंड इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेड फूड वेरी एक्सपेंसिव. वहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे, यानी जो कॉमन मैन जो थे, वो पुअर हार्वेस्ट की वजह से, पुअर हार्वेस्ट का मतलब खेती बाड़ी ना होना या फिर उपज ना हो पाना, उसकी वजह से, और जहाँ पे उपज हो रही थी वहाँ से जहाँ पे उपज नहीं हो रही थी ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है. तो वो जो गाड़ी का जो खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. लेकिन जो अपर क्लास के जो लोग थे वो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी जो लाइफ जो थी वो एक स्टेबल चल रही थी. The rich stayed wealthy, but a majority of the French population was starving. लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो अपर क्लास के जो लोग थे फ्रांस के, वो तो वेल्दी बने रहे, यानी अमीर के अमीर बने रहे. कोई भी किसी भी तरह का उन्हें खाने पीने की तकलीफ़ नहीं हुई. लेकिन जो उस समय के जो कॉमन मैन जो थे, यानी जो कि फ्रांस की पॉपुलेशन थी ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा भूख से मारे तड़प रहे थे. Although the French Revolution took place later, the common man had started becoming desperate and restless, and the suffering and anger eventually led the French peasantry to revolt. अब बेसिकली फ्रांस का जो रेवोल्यूशन जो हुआ था वो तो काफ़ी बाद में हुआ था, लेकिन उससे पहले जो लोग थे वो काफ़ी चीज़ों के लिए परेशान थे कि लोग उधर के टैक्सेस देते थे, और जो भी हार्वेस्ट होता था वो अच्छा नहीं होता था. जो भी खाने पीने को उनको सामान जो मिलता था वो बहुत एक्सपेंसिव था. और मतलब इस तरह से 3 चीज़ें तो यही हो गई, और चौथी चीज़ भी क्या थी कि मतलब वहाँ के लोगों को किसी भी तरह की अपने राइट्स जो थे, यानी अधिकार जो थे, वो नहीं मिल रहे. तो इस तरह की 4-5 चीज़ें जब हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने जब सफ़र किया, यानी पेनफुल अवस्था से वो गुजरे, तब फ्रांस में रेवोल्यूशन चालू हुआ. सो बेसिकली ये जो हमारी जो स्टोरी है द शू मेकर है, वो फ्रांस के एक छोटे से शहर की है, फ्रांस में रहने वाले लोगों की है. और यहाँ पे हम एक शू मेकर के बारे में पढ़ेंगे जो कि जेल में है पिछले 18 सालों से. वो एक जेल में है, उससे मिलने के लिए उसकी फैमिली के कुछ लोग आते हैं. वो कौन कौन आता है वो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, और क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो ये फ्रांस के बारे में ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है कि फ्रांस में पहले 1800 में किस तरह से क्या होता था करके ये बताया गया है, ताकि उस समय या फिर जो हमारी जो स्टोरी है उससे वो ये जो चीज़ें हैं रिलेट करे. आते हैं हम स्टोरी में. गुड डे, सेड मोन्सियोर डिफार्ज लुकिंग डाउन एट द वाइट हेड दैट went low over the shoemaking. It was raised for a moment, and a very faint voice responded to the greeting, as if were at a distance. Good day. अब
मॉन्ज्योर जो है यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन में, मॉन्ज्योर का मतलब जो होता है वो फ्रांस में हम लोगों को सर या फिर मिस्टर बोलते हैं, ऐसे रेफर करते हैं लोगों को। तो गुड डे बोलता है डिफार्ज। कौन बोलता है गुड डे? डिफार्ज बोलता है। अब डिफार्ज एक ऐसे आदमी को बोलता है जो वहाँ पे बैठा अपना सर नीचे करके शू मेकिंग कर रहा होता है, यानी जूता बना रहा होता है। और जब ये डिफार्ज जो है वो जब गुड डे बोलता है तो वो जो आदमी जो जूता बना रहा होता है वो अपना सर ऊपर उठाता है और बिल्कुल धीरे से आवाज़ में, यानी रुक के, एकदम से नहीं बोलता, रुक के बिल्कुल धीरे से सर ऊपर करता है और क्या बोलता है? गुड डे। You are still hard at work, I see. After a long silence, the head was lifted for another moment, and the voice replied, Yes, I am working. The faintness of the voice was pitiable and dreadful. It was not the faintness of the physical weakness, though confinement and hard fare, no doubt, had their part in it. It was the faintness of solitude and disuse. यहाँ पे ये वाली लाइन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो आदमी है, शू मेकर जो है, यानी जो जूता बना रहा है, वो एक जेल में है और वो पिछले 18 सालों से जेल में है। अब जेल में जाने का रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन जिस भी रीज़न की वजह से वो गया है वो गलत रीज़न की वजह से गया है, यानी उसको किसी ने फंसा दिया और वो जेल में पिछले 18 सालों से, किया किसी और ने लेकिन सज़ा पिछले 18 सालों से ये जो आदमी है, जो शू मेकर है, वो इस चीज़ को सह रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि वो जो डिफार्ज है वो इस आदमी से पूछता है कि आप अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हो इसके लिए, यानी वो जूते के लिए। तो थोड़ी देर बाद वो फिर, यानी आफ्टर लॉन्ग साइलेंस देखते हैं, यानी वापस से गैप आ गया, वो धीरे से गैप देता है, लंबा सा गैप देता है और फिर धीरे से अपना सर उठा के बोलता है, येस आई एम वर्किंग। तो उसकी जो आवाज़ में दर्द है या फिर जो तकलीफ़ है वो एक ये चीज़ शो कर रहा है इस पैराग्राफ में, क्योंकि पिछले 18 सालों से एक ही आदमी क्या बोलते हैं, जेल में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है कन्फाइनमेंट। ठीक है, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करना एक ही जगह पे कई सालों तक रुकने के लिए। तो यानी वो जेल में एक ही आदमी, किसी और के गलती की वजह से ये आदमी यहाँ पे जेल में है, तो उसकी आवाज़ जो है उसमें लड़खड़ाहट थी, दर्द थी, तकलीफ़ थी, ये सब चीज़ें इस पैराग्राफ में बता रखा है। अब डिफार्ज बोलता है, आई वॉन्ट who had not removed his grates from the shoemaker to let in a little more light here. You can bear a little more. अब जो डिफार्ज है वो बोलता है कि मुझे थोड़ी सी और रोशनी यहाँ पे चाहिए, और वो जो डिफार्ज है वो अपनी नज़र उसमें से बिल्कुल भी नहीं हटाता है, उसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हटाता है, और उसको क्या बोलता है, क्या तुम थोड़ा और सह सकते हो? द हाफ ओपन डोर वॉज ओपन अ लिटिल फर्दर। अब जो आधा अधूरा जो दरवाज़ा था, यानी जो डोर था जो खुला हुआ था, उसको डिफार्ज ने पूरा खोल दिया। ए ब्रॉड रे ऑफ लाइट फेल इनटू द गैरेट। अब यहाँ पे गैरेट क्या है? गैरेट हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था, एटिक। ठीक है, वो वही है, यानी वो जो रूम है उसका एक एटिक टाइप में ही है, एक गैरेट टाइप में है। एंड शोड द वर्कमैन विथ अनफर्निश्ड शू अपॉन हिज लैप, पॉजिंग इन हिज लेबर. His few common tools and various scraps of leather were at his feet and on his bench. He had a white beard, raggedly cut but not very long, a hollow face and exceedingly bright eyes. His yellow rags of shirt lay open at the throat and showed his body to be withered and worn. He and his old canvas frock, loose stocking, and all his poor tatters of clothes had, in a long seclusion from the direct light and air, faded down to such a dull uniformity of parchment yellow that it would have been hard to say which was which. अब जब इसने वो जो दरवाज़ा, जो आधा दरवाज़ा जो खुला हुआ था, उसको जब पूरा खोल दिया तो यानी बहुत ही ज़्यादा रोशनी अंदर उस गैरेट में आ गई, उस रूम में आ गई। अब उस रूम में आने के बाद उस रूम में जो जो चीज़ें थी वो यहाँ पे बता रखी है, क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो कैसा दिखता है शू मेकर, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस पैराग्राफ में बता रखा है। उसके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसके जो भी वो वर्क करता था उसकी क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, देखते हैं हम। अनफर्निश्ड शू पड़ा हुआ था, यानी उसका जो काम पूरा अधूरा जूता जो उसकी गोदी में रखा हुआ था।
और वो अपने काम को रोक देता है और क्या दिखाते हैं, उसके टूल्स दिखाते हैं और कुछ इधर उधर का लेदर का सामान दिखाते हैं, उसकी जो कि बेंच पे पड़ा हुआ है और उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, उसकी सफ़ेद दाढ़ी है और जो कि अच्छे शेप में कट नहीं की गई है, रैगेडली यानी खुरदरी, या फिर एक तरह से क्या बोलते हैं हम, अनशेप में जो है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन थोड़े शेप में कटी हुई है, लेकिन वो अनशेप है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। हॉलो फेस है, एक्सीडिंगली ब्राइट आइज़ यानी बहुत ही चमकदार आँखें हैं, और उसके येलो रैग्स ऑफ यानी येलोइश कलर के, यानी अगर कोई सफ़ेद कपड़ा होता है बहुत सालों तक पहन रहा होता है तो येलो कलर का हो जाता है ना, तो यहाँ पे वो येलो कलर ऐसे दिखा रखा है, जो कि उसके जो बटन है ऊपर से खुले हुए हैं जिससे उसका गला दिख रहा है, और उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल एकदम ख़राब सी खुरदरी सी पड़ी, यानी आदमी बूढ़ा है, हम इसे समझ सकते हैं। उसकी जो फ्रॉक है, यानी जो फ्रेंच के लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, वो एक तरह का फ्रॉक पहनते थे उस समय, पुराने समय में, जो कि काफ़ी लूज़ है, और उसके जो क्लोथ्स हैं वो भी पूरे फटे फुटे से हैं, और सेक्लूशन फ्रॉम डायरेक्ट लाइट, और जो भी इसका जो सेक्लूशन का मतलब होता है यहाँ पे, एक तरह से बोलते हैं कि एक तरह से प्राइवेटली रहना, अलग, बिल्कुल एकदम अलग रहना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसके कपड़े में और उसके पूरे इसमें दिख रहा था कि वो बिल्कुल ही थका हुआ या फिर एकदम बिल्कुल ही बुज़ुर्ग सा आदमी है, और उसने जो जो पहन रखा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो इतने ज़्यादा फटे फुटे थे। द शूमेकर नेवर लुक्ड एट द फिगर बिफोर हिम without first looking down on the side of himself, then on that, as if he had lost the habit of associating place with sound. He never spoke without first wandering in this manner and forgetting to speak. अब शूमेकर है वो ज़्यादा उधर उधर देखता नहीं है, और मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में बता रखा है कि वो पिछले 18 साल से जेल में रहने के बाद या फिर उस कालकोठरी में रहने के बाद लोगों से किस तरह से मिलना है, लोगों से किस तरह से बातचीत करनी है, किसको आता है तो कैसे ग्रीट करते हैं, वो सब चीज़ें वो भूल चुका है। Mr. Lorry came silently forward, leaving Lucy, the shoemaker's daughter, by the door. When he had stood for a minute or two by the side of the Defarge, the shoemaker looked up. He showed no surprise at seeing another figure. अब यहाँ पे दो कैरेक्टर और आ गए, देखिए, मिस्टर लॉरी आ गया और कौन आ गया, लूसी आ गई। मिस्टर लॉरी जो है बेसिकली जो हमारा शूमेकर है उसका फ्रेंड है, और लूसी जो है वो शूमेकर की बेटी है। अब ये दोनों को देखता है और मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है देख के। यू हैव अ विजिटर यू सी, सेड मोन्सियोर डिफार्ज, यानी जो डिफार्ज है वो बोलता है कि आपसे मिलने के लिए दो लोग आए हैं, या फिर आपके लिए एक विजिटर है। व्हाट डिड यू से, हियर इज अ विजिटर। द शूमेकर लुक्ड अप एज बिफोर बट विदाउट रिमूविंग ए हैंड फ्रॉम हिज वर्क। कम, said Defarge, here is Monsieur who knows a well-made shoe when he sees one. Show him that shoe you are working on. Take it, Monsieur. अब जो विजिटर है आपके लिए ऐसा बोलता है डिफार्ज उनको ऐसा बोलता है शूमेकर को कि आपसे मिलने के लिए विजिटर है। तो वो कौन से विजिटर हैं ऐसे बोलते हैं, कौन है, क्या है। तो फिर शूमेकर जो है वो अपनी शक्ल उठा के ऊपर देखता है, लेकिन अपने हाथों से वो जूता जो है वो बिल्कुल भी नहीं हटाता है जिस पे वो काम कर रहा होता है। अब डिफार्ज क्या बोलते हैं, आप लोग आइए और ये देखिए, ये हमारे मोन्सियोर हैं, यानी ये हमारे सर हैं या फिर मिस्टर हैं, जो कि शू बनाते हैं, बहुत अच्छा शू बनाते हैं, और मतलब कुछ भी शू बिना देखे वो बहुत अच्छे से बना देते हैं। अब वो जो डिफार्ज है वो ये चीज़ें किसको बोल रहा है, लॉरी को और लूसी को बोल रहा है। अब ये जो डिफार्ज है वो शूमेकर को बोलता है कि अपने जूते तुम दिखाओ कि आप क्या बना रहे हो, टेक इट मोन्सियोर। अब लॉरी को बोलता है कि आप इसको उठा के देखो। किसको उठा के देखो, जूते को। मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड, टेल मोन्सियोर व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज़ एंड द मेकर्स नेम। There was a longer pause than usual before the shoemaker replied, I forgot what it was you asked me. What did you say? I said, couldn't you describe the kind of shoe for Monsieur's information? अब जो लॉरी है वो उसको उसके जूते को हाथ में उठाता है और पूछता है, अरे ये जूता किस तरह का जूता है और इसके बनाने वाले का नाम क्या है। कौन पूछता है, लॉरी। अब जो शूमेकर है वो पहले से भी ज़्यादा पॉज ले लेता है, बनी बहुत लंबा पॉज ले लेता है, और फिर सोच विचार करके जो शूमेकर बोलता है, मैंने भूल गया तुमने मुझसे क्या पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो वो कहता है, जो लॉरी होता है वो कहता है, आई सेड couldn't you describe the kind of shoe, नहीं आप क्या किस तरह का शू बना रहे हो, आप क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो मोन्सियोर मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए।
तो जो शू मेकर है वो बोलता है कि ये लेडीज़ शू है और ये यंग लेडीज़ के लिए है। मैंने इस तरह का मॉडल कभी नहीं देखा और ये पैटर्न जो है मैंने मेरे खुद के हाथों से ही बनाया है। और ऐसा बोलने के बाद ही ग्लैंस्ड द शू विथ सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड। ऐसा बोलने के बाद वो अपने जूते की तरफ गर्व से क्या करता है, देखता है। एंड द मेकर्स नेम सेड डिफार्ज। डिफार्ज जो है वो पूछता है और इसके बनाने वाले का नाम क्या है। नाउ दैट ही हैड नो वर्क टू होल्ड, he laid the knuckles of the right hand in the hollow of the left and then the knuckles of the left hand in the hollow of the right and then passed a hand across his bearded chin and so on in regular changes. Without a moment's intermission, the task of recalling him from the vagrancy into which he always sank, which he had spoken, was like recalling some very weak person from the swoon or endeavoring in the hope of some disclosure to stay the spirit of the fast dying man. Did you ask me for my name? अब बेसिकली उसने पूछा कि ये किसी बनाने वाले का नाम क्या है, डिफार्ज ने पूछा। तो वो इतना ज़्यादा मतलब एकदम से क्या बोलते हैं डिप्रेस हो जाता है। वो अपने एक हाथ को लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में रखता है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में रखता है, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता है, अपनी चिन पे हाथ रखता है और उसका जो मूवमेंट होता है वो एकदम इधर उधर चीज़ें वो करने लग जाता है। और मतलब उसको हम ऐसा करते हुए देखने से हम ये समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अकेलेपन की अवस्था से जो आदमी गुजरता है ना, वही इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उससे कोई बातचीत करने वाला आया नहीं, उससे कोई मिलने वाला आया नहीं। तो एक अवस्था होती है जिसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान से दिखते हैं। तो ये परेशानी या फिर ये जो अकेलापन जो है ये हमारा जो शू मेकर है वो यहाँ पे दिखाता है। अब लास्ट में दिखाने के बाद क्या बोल रहा है वो, डिड यू आस्क मी फॉर माई नेम, क्या तुमने मेरा नाम पूछा। अश्योर्डली आई डिड। तो जवाब क्या देता है, 105 नॉर्थ टावर। उसके नाम पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, 105 नॉर्थ टावर। तो वो पूछ रहा है इज दैट ऑल, क्या सिर्फ इतना ही है, 105 नॉर्थ टावर। विद द वेरी साउंड दैट वॉज नॉट अ साइन नॉर अ ग्रोन ही बेंट टू वर्क अगेन until the silence was broken. अब इतना ही बोल के वो चुप हो जाता है और फिर अपना इधर उधर ध्यान नहीं देता किधर भी, वो अपने काम में वापस लग जाता है जब तक उसकी वो जो साइलेंस है वो तोड़ नहीं देते। साइलेंस कब टूटती है देखते हैं। हिज हैगर्ड आइज टर्न इनटू डिफार्ज। यहाँ पे हैगर्ड है, हैगर्ड का मतलब होता है फटीग या फिर अनवेल आंखें। Turned to Defarge as if he would have transferred the question to him, but as no help come from that quarter, they turned back to the questioner when they had sought the ground. यानी उसकी जो थकी हुई आंखें हैं या फिर जो अनवेल आंखें हैं वो डिफार्ज को देखती हैं कि डिफार्ज तूने मुझसे ही वापस सवाल पूछ लिया, यानी मैंने तो जवाब दे दिया, अब तू वापस मुझसे ही जवाब दे रहा है, मतलब मुझसे ही सवाल पूछ रहा है। तो वो उसकी जो आंखें होती हैं वो उसको इस तरह से देखती हैं कि तूने मुझसे वापस सवाल पूछ लिया, अब इस सवाल का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है और मैं किसी भी तरह का जवाब नहीं दे सकता। अब फिर वो एकदम से जवाब देता है, मतलब उसका नाम नहीं देता, कुछ और देता है। आई एम नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड, नो आई वॉज नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। वो कहता है कि मैं पहले से ही शू मेकर नहीं, या फिर मेरा जो धंधा है वो शू मेकर का नहीं है। आई लर्न इट हियर, मैंने यहाँ पे सीखी। आई टॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही सिखाया। आई आस्क्ड लीव टू, यानी मैं ऐसा ही रहने के लिए मजबूर हो गया। ही लैम्प्स अवे फॉर अ मिनट, यानी उसका ध्यान इधर उधर भटक गया। His eyes came back slowly at last to the face from which they had wandered. When they rested on it, he started and resumed in the manner of a sleeper, that moment awake, reverting to a subject of last night. I have asked to teach myself, and I got it with much difficulty after a long while. And I have made shoes ever since. यानी उसका ध्यान वो बातें करता करता इधर उधर भटक जाता है और फिर वापस से एकदम से उसको कॉन्शियसनेस आता है और वो जवाब देता है कि मैंने ये जो चीज़ें यहीं पे सीखी हैं और बड़ी मुश्किल से सीखी है और बड़ी मेहनत के साथ सीखी हैं, और जब से सीखी है तब से मैं ये जूता लगातार बनाए जा रहा हूँ। As he held out his hand for the shoe that had been taken from him, Mr. Lorry said, still looking steadfastly in his face, Monsieur Manate, do you remember nothing of me? अब यहाँ पे हमें मॉन्ज्योर मनाटे, हमें यहाँ पे हमारे शू मेकर का नाम मिल चुका है। इसका नाम क्या है हमारे शू मेकर का, मॉन्ज्योर मनाटे, यानी मिस्टर मनाटे या फिर सर मनाटे। अब जो लॉरी जो है वो उसकी तरफ उसको देख के पूछता है कि मॉन्ज्योर मनाटे, आपको क्या कुछ भी याद नहीं। द शू ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड, ही सैट लुकिंग फिक्स्डली एट द क्वेश्चनर। और जो जूता है वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, किसके हाथ से,
मैनेटे के हाथ से। मैनेटे कौन था? हमारा शू मेकर के हाथ से नीचे गिर जाता है और वो जो सवाल जिसने पूछा था, किसने पूछा था? लॉरी ने, उसकी तरफ वो लगातार देखने लगता है। मॉन्सियोर मोनाटे, मिस्टर लॉरी laid his hand upon Mr. Lorry laid his hand upon Defarge's arm. Do you remember nothing of this man? Look at him. Look at me. Is there no old banker, no old business, no old servant, no old time rising in your mind, Monsieur Monate? अब जो लॉरी होता है वो अपना हाथ उठा के डिफार्ज के ऊपर रखता है और इस तरह से मोनाटे को बोलता है कि मिस्टर मोनाटे या फिर मोन्जोर मोनाटे, क्या आपको कुछ भी इस आदमी के बारे में याद नहीं? इसकी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कोई पुराना बैंक, पुराने दोस्त, पुराने बिजनेस, पुराने सर्वेंट या फिर पुराना टाइम, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है मोन्जोर मोनाटे? इस तरह से लॉरी जो है वो मोन्जोर मोनाटे से पूछते हैं। मैं यहाँ पे ही स्टॉप करना चाहूँगा। हमारा 2 एंड हाफ पेजेस और है। मैं इसको हमारे आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। काइंडली रीड योर बुक थॉरोली। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क मी, फील फ्री टू व्हाट्सएप, और यू कैन कमेंट बिलो in the video. So class, take care, bye bye, and wait for the next video.